हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टॉप 30 क्लासेस। दोस्तों, आज है 27 दिसंबर। आज हम यूपी बोर्ड से रिलेटेड फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि यूपी बोर्ड 2021 में फिजिक्स के किस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। हम आज उनको कुछ देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम अपने क्वेश्चन की तरफ कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है गॉस के नियम का प्रयोग करते हुए एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए एवं इसकी सहायता से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, पहले हमें उनको जानना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, पहले चलिए जानते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जिससे हम इस क्वेश्चन को लगा पाएँ। तो फ्रेंड्स, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता होना चाहिए और साथ ही साथ विद्युत बल रेखाओं की भी जानकारी बेहद ज़रूरी है, जिसकी हेल्प से हम विद्युत फ्लक्स को पढ़ पाएंगे। जब विद्युत फ्लक्स की जानकारी हो जाती है तो उसके बाद हम लोग गॉस के नियम को डिस्कस करते हैं और गॉस के नियम को डिस्कस करने के बाद हमें अगला पॉइंट धारिता को पढ़ना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को ज्ञात कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इन सब के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। यदि आप हमारा पिछला वीडियो देखे नहीं है तो उसको प्लीज़ जाके देखिए। मैं पिछले वीडियो का लिंक इस वीडियो में के अंत में दे दूँगा। प्लीज़ उसको देखकर ही इस वीडियो को देखें ताकि हमें ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए। ओके फ्रेंड्स, यदि आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के अंत में मैं इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ और उसके सलूशन की तरफ चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं कैसे हम अपने क्वेश्चन को हैंडल करें। ठीक, तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि अनंत विस्तार की आवेशित अचालक चादर के समीप चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनंत विस्तार की आवेशित अचालक चादर तो फ्रेंड्स, मैं बार बार अचालक शब्द बोल रहा हूँ। अचालक का मतलब आप समझ लीजिए। अचालक और चालक ये दो प्रकार के हमारे पास चादर हो सकते हैं। हम बार बार अचालक की बातें कर रहे हैं। मैं अभी आपको अचालक का मतलब समझा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन के बीच में हम अचालक शब्द यूज करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको इस अचालक का मतलब बताऊँगा कि अचालक आखिर हम बोल क्यों रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है अनंत विस्तार की आवेशित अचालक चादर ठीक के कारण चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हम सबसे पहले अचालक चादर के समीप हम लोग विद्युत क्षेत्र देख लेते हैं। ठीक, अनंत विस्तार की आवेशित अचालक चादर के समीप विद्युत क्षेत्र। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए हम एक अनंत विस्तार का एक समान धन आवेशित अचालक चादर हम मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि फ्रेंड्स, मेरे पास एक अनंत विस्तार का कोई अचालक चादर है इस टाइप का। इस तरीके से इनफाइनाइट लेंथ के आगे पीछे बढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये अनंत विस्तार का कोई चादर है और इस चादर पर एक समान रूप से हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब धन आवेश वितरित है। ओके फ्रेंड्स, ये धन आवेश वितरित है और ये जो हमारा चादर ये अचालक है। अचालक का मतलब ये है कि फ्रेंड्स, अगर अचालक है तो अगर हम इसको आवेशित करेंगे तो इसका पूरा आवेश इसके सरफेस पर रहेगा, मतलब पृष्ठ पर ही वितरित रहेगा। ठीक, अचालक का मतलब है कि जो भी आवेश इसको दिया जाएगा वो पूरा आवेश इसके
सरफेस मतलब पृष्ठ पर ही वितरित होगा, उसके आयतन में नहीं जाएगा। जबकि चालक चादर होता तो ये जो आवेश उसके आयतन में भी चला जाता। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हम बार बार अचालक शब्द यूज कर रहे थे। अचालक का मतलब है कि जो भी आवेश हम इस पर देंगे वो पूरा का पूरा आवेश इस चादर के पृष्ठ पर ही एकत्रित रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने मान लिया कि कोई अनंत विस्तारक का अचालक चादर है और इसके ऊपर धन आवेश वितरित किया गया, वो भी एक समान रूप से धन आवेश वितरित किया गया है। मान लेते इस पूरे धन आवेश की वैल्यू क्यू है जो वितरित किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस चादर के कारण हम लोग को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पता होगा कि अनंत विस्तार के चादर के कारण चुंबकीय क्षेत्र उसके समीप हर एक बिंदु पर क्या होती है, एक समान होती है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, उसके लिए भी मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा कि समतल आवेशित चालक अचालक चादर के समीप हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान क्यों होती है। ठीक, अगर नहीं पता होगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो जरूर बना दूंगा। ओके, तो चलिए हम मान के चलते हैं कि आपको पता होगा। ठीक, समतल चादर है और इसके समीप हर एक बिंदु पर इसकी जो वैल्यू होगी विद्युत क्षेत्र की वो समान होगी, और इसकी वजह से मुझे क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। फ्रेंड्स, हम मान लेते हैं कि इस चादर से आर दूरी पर कोई बिंदु P है और इस चादर से इसके पीछे की तरफ जस्ट इसके सामने उतना ही दूरी पर एक दूसरा पॉइंट P डैश हम मान लेते हैं। ठीक है, जो कि इस बिंदु P के क्या है, समपाती है। समपाती का मतलब एकदम समान है। ठीक फ्रेंड्स, और इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी स्मॉल r, अगर हम बोल दें कि इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है, तो हम इस चादर के आर पर क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ का इमेजिनेशन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, किसका, एक गॉसियन पृष्ठ का क्या करते हैं, इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना करते हैं कि कोई गॉसियन पृष्ठ है चादर के इस पार से उस पार, इस तरीके का कोई गॉसियन पृष्ठ जो बेलन के आकार का है। ठीक है फ्रेंड्स, गॉसियन पृष्ठ जो कि एक बेलन के आकार का है, जो कि चादर के इस पार से उस पार दिखाई दे रहा है, इस तरीके का कोई पृष्ठ है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा पॉइंट P है, सॉरी P डैश है। तो फ्रेंड्स, अब ये बेलन है तो बेलन के पास हमारे तीन सरफेस होते हैं, यानी कि पृष्ठ होते हैं। एक तो इसका वक्र वाला पृष्ठ होगा और एक ये होगा और एक ये पृष्ठ होगा, और ये जो दोनों पृष्ठ हैं ये हमारे चादर के क्या होंगे, चादर के हमारे समांतर होंगे। जैसे कि फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि मान लीजिए कि ये कोई मेरा चादर है इस टाइप का, और आपको बता देते कि ये जो मेरा ये स्केच है ये एज ए बेलन, तो ये जो बेलन है इस चादर के इस टाइप का होगा। तो ये वाला जो टर्म है ये मेरा चादर है, इसका ये पृष्ठ है, और ये जो मेरा बेलन है इसका ये वाला पृष्ठ है। तो ये बेलन इस टाइप का होगा, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है ना। तो ठीक उसी प्रकार से ये वाला पृष्ठ इस चादर के समांतर होगा और ये वाला पृष्ठ इस चादर क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, और ये जो है एक ये वक्राकार पृष्ठ है, तो इसका मतलब है कि इस बेलन के पास तीन पृष्ठ हमारे पास मौजूद है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस गॉसियन, इसको क्या नाम देते हैं, गॉसियन पृष्ठ, इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले हम फ्लक्स को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे कितनी फ्लक्स रेखाएं पास होंगी पहले उसको देख लें। तो फ्रेंड्स, अगर हम ये मान लें कि ये एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल A है, तो यहाँ से इसका एरिया वेक्टर इधर होगा dA, यहाँ से इसका एरिया वेक्टर dA होगा, और हमारी जो वैद्युत बल रेखाएं हैं धन आवेश, तो वो भी क्या करेंगे, वो भी इससे बाहर की तरफ इस तरीके से निकलेंगे, इस तरीके से इसके बाहर की तरफ निकलेंगे। तो यहाँ से भी हमारी वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से बाहर निकल रही होंगी, और सेम ऐसे इधर इसका एरिया वेक्टर इधर बाहर की तरफ होगा, और वैद्युत बल रेखा की दिशा भी इधर ही होगी। ओके फ्रेंड्स, सॉरी, इस तरीके से ये हमारा वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होगी। ठीक फ्रेंड्स, तो और इसके लिए इसका वक्र इधर है, तो इसका एरिया वेक्टर, ये वक्राकार पृष्ठ का एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर की तरफ इसका एरिया वेक्टर होगा, जबकि यहाँ से विद्युत बल रेखाएं इस दिशा में निकलेंगे।
ये बात समझ में आ गया दोस्त। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इन पृष्ठों से कितनी विद्युत फ्लक्स पास होती है। ठीक है, तो फिर इन जो चीज़ों का हमने आपको बताया है उसको एक बार मैं लिख दूं तो आपको सब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए हम इन सबको लिख भी देते हैं जिससे कि आपको सुविधा हो जाए और आप अपना नोट्स बना सकें। तो फ्रेंड सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने माना अनंत विस्तार का एक समान अनंत विस्तार का एक समान धन आवेशित अचालक समतल चादर से, ठीक, धनावेशित समतल चादर से r दूरी पर कोई पॉइंट P लिए हैं जिससे मुझे क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए उस चीज़ को मैं लिख भी देता हूँ। माना अनंत विस्तार के एक समान धनावेशित अचालक समतल चादर से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इस बिंदु P के सम्मित एक अदर बिंदु P डैश लिया जो कि चादर के दूसरी तरफ है। ठीक, तो मैं भी उस चीज़ को मैं लिख देता हूँ, जो मैंने किया यहाँ पर उस चीज़ को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं। माना चादर के दूसरी ओर बिंदु P के सम्मित सममित का मतलब फ्रेंड्स इसके ही समान इधर भी एक पॉइंट P होगा उतने ही दूरी पर। ठीक, के सम्मित बिंदु P डैश है। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, अब इस चादर के आर पर हम क्या करते हैं, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का इमेजिनेशन करते हैं, यानी कि कल्पना करते हैं। ठीक, तो उस चीज़ को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक, अब हम चादर के आर पर एक बेलनाकार एक बेलन की कल्पना करते हैं। ठीक, एक बेलन की कल्पना करते हैं। हम मान लेते हैं कि चादर के आर पर क्या एक बेलन है। ठीक, एक बेलन की कल्पना करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जिसके समतल सिरे, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इस बेलन के जो समतल सिरे, जो मैंने आपको बताया अभी कि ये वाला जो टर्म होता है बेलन का, इसको समतल कहते हैं, और ये जो टर्म होगा इस हमारे पृष्ठ के क्या होगा, ठीक समांतर होगा, इस तरीके से। ओके फ्रेंड्स, ये जो बेलन का समतल वाला पृष्ठ होगा इस हमारे चादर के, जो मेरा चादर है अनंत विस्तार का, इससे क्या होगा, इस तरीके से समांतर होगा। ओके फ्रेंड्स,
तो मैं इन्हीं बातों को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जिसके समतल सिरे चादर के समांतर, चादर के समांतर, ठीक, चादर के समांतर है। अब पुनः मान लेते हैं कि माना बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल, माना बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल, प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल ए है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि मैंने यहाँ पहले ही लिख चुका है। हम मान लिए थे कि पहले कि इसका जो ये क्षेत्रफल है पृष्ठ वाला जो समांतर है हमारे इस चादर के, उसका क्षेत्रफल है, और इस चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चूंकि चादर अनंत विस्तार का है, आपको पहले ही बता दिए हैं, चादर अनंत विस्तार का है, इसका मतलब इसके समीप हर एक बिंदु पे क्या होगा फ्रेंड्स, जो कि चादर अनंत विस्तार का, इसका मतलब ये है कि इस चादर के समीप हर एक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो एक समान होगी, जो मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं इस पर एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा। आपको मैं ये ज़रूर बता दूंगा कि कैसे और क्यों किसी भी अनंत विस्तार की अचालक प्लेट के समीप दोनों ओर, इधर और इधर, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो एक समान होती है। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करिएगा। चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि चूंकि चादर अनंत विस्तार का है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि इसके समीप हर एक बिंदु पे क्या होगा, दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, उनका परिमाण क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी को हम लोग लिख भी लेते हैं। अतः चादर के समीप, चादर के समीप, अतः चादर के समीप दोनों ओर, ठीक है फ्रेंड्स, चादर के समीप दोनों ओर सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र ई का मान, विद्युत क्षेत्र ई का मान क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, का मान मतलब, मान का मतलब परिमाण, उसका जो परिमाण होगा वो बराबर होगा। ठीक है, परिमाण समान होता है। ओके फ्रेंड्स, तथा इसकी जो दिशा होगी, इसकी दिशा होगी वो चादर के क्या होगी, चादर के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगी। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए कि कोई चादर है, तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी बाहर की तरफ, इस तरीके से, और इसी तरीके से इस साइड भी क्या होगा, इस तरीके से बाहर निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए उस चीज़ को भी लिख लिया जाए। तथा दिशा चादर के लंबवत, चादर के लंबवत बाहर की ओर होती है। ओके फ्रेंड्स, ये बातें हमें पूरा पता चल गया इसके बारे में। ठीक, अब हम बात करते हैं उस बेलन से गुजरने वाले फ्लक्स के बारे में। और हम लोग फ्लक्स के बारे में पिछले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लक्स होता क्या और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं हम आगे। तो हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं बेलन से गुजरने वाले फ्लक्स के बारे में। ठीक, अतः बेलन से गुजरने वाला
बेलन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स। तो फ्रेंड्स बेलन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो समझ लीजिए। तो इस वाले एरिया से फ्लक्स जो निकल रहा है वो, प्लस इस वाले एरिया से निकलने वाला फ्लक्स, और प्लस इसके ये जो पृष्ठ है उसका जो वक्राकार पृष्ठ, उसके एरिया से कितना फ्लक्स निकल रहा, उन सबको निकाल कर अगर हम ऐड कर दें तो ये मालूम चल जाएगा इस पूरे बेलन से कितने फ्लक्स निकल रही है। फिर समझ लीजिए फ्रेंड्स कि मान लीजिए कोई आपका बेलन है, तो ये उसका क्या कहलाएगा, ये उसका आपका कर्व पृष्ठ कहलाएगा, यानी कि वक्र पृष्ठ कहलाएगा, और इसका वो समतल पृष्ठ इधर भी होगा, और ऐसे अगर बेलन होगा तो इधर भी हमारा समतल पृष्ठ होगा। तो इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स और इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स तथा इस वक्राकार पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, इस वक्राकार पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो सबको निकाल कर अगर हम ऐड कर दें तो हमें मालूम चल जाएगा कि इस पूरे बेलन से कितने फ्लक्स निकल रहे हैं, हमें मालूम चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं उन सबको। तो हम लोग इससे गुजरने वाला फ्लक्स, इससे गुजरने वाला फ्लक्स और इससे गुजरने वाले फ्लक्स को निकाल कर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक, चलिए निकालते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग पढ़ चुके हैं जो फ्लक्स होता है, हमारे पास कितने पृष्ठ, तीन पृष्ठ है। तो इससे निकलने वाला फ्लक्स प्लस इससे निकलने वाला फ्लक्स प्लस इससे निकलने वाला फ्लक्स। ओके फ्रेंड्स, इस वाले पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स इससे और इससे, इन तीनों पृष्ठों से निकाल कर हम लोग क्या कर लेंगे, उसको ऐड कर लेते हैं। तो नेट फ्लक्स फाई ई की जो वैल्यू होती है वो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एरिया ए इंटू डी ए वेक्टर, ठीक, प्लस हमारे पास तीन पृष्ठ है फ्रेंड, तो हमें तीनों पृष्ठों से निकालना पड़ेगा, इस वाले पृष्ठ से, इस वाले पृष्ठ से और इस वक्राकार पृष्ठ से। तो हम दोनों से निकालेंगे, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो फ्रेंड्स एक पृष्ठ के लिए हो गया, ये दूसरे पृष्ठ के लिए हम निकाल देते हैं इंटू डी ए वेक्टर प्लस, और ये तीसरे पृष्ठ के लिए, ठीक, वेक्टर ए इंटू डी ए वेक्टर। तो फ्रेंड्स ये क्या है, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। तो आई होप आपको पता होगा कि दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। यदि कोई वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या देता है मुझे, ए बी कॉस थीटा देता है। ठीक, तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग का ये भी क्या देगा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा मुझे मिलेगा। तो चलिए उसको हम लोग उसके डॉट प्रोडक्ट को ही सॉल्व कर ले। तो ये बन जाएगा हम लोग का क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए ई डी ए कॉस थीटा प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए ई डी ए कॉस थीटा। ठीक, ये एरिया फर्स्ट है, ये एरिया सेकेंड है। ठीक, नाम दे देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एरिया थर्ड ई डी ए कॉस थीटा। तो फ्रेंड्स अब हमें इन थीटा की वैल्यू को पुटअप करना पड़ेगा। वो कैसे मालूम चलेगा, वो हम लोग को फिगर से पता चलेगा। तो फ्रेंड्स जो थीटा होता है वो क्या होता है, एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो सर यहाँ पर देखिए ये हमारा एरिया A1 है, ये हम लोग का एरिया A2 कहलाएगा। ठीक, ये वाला एरिया हम लोग का A2 एरिया, और इसको हम बोल देते हैं A3 एरिया। ओके फ्रेंड्स, जबकि यहाँ पर A3 और A1 एरिया दोनों क्या है, बराबर, क्योंकि ये दोनों बेलन के क्या है, पृष्ठ है। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि यहाँ एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, तो इनके बीच का एंगल 0। सिमिलरली इसे ऐसे इनके बीच का एंगल 0। लेकिन यहाँ पर हम आते इस वाले एरिया में, तो इधर एरिया वेक्टर ऊपर जा रहा है और विद्युत फील्ड लाइन इधर जा रही है, तो इनके बीच का एंगल कितना है फ्रेंड्स, 90 डिग्री। इसका मतलब एरिया 2 में जो हमारा एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र वेक्टर उनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो उसको हम यहाँ पुटअप कर लें। तो चलिए चलते हैं, तो यहाँ हमें मिल जाएगा फाई A1 ई डी ए कॉस 0 प्लस फाई A2 ई डी ए कॉस 90 और प्लस फाई
A3EDA cos 0। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स cos 0 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है, cos, तो इसकी वजह से इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, EDA मिल जाएगा, और वैसे ही यहाँ पर भी EDA मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, तो हमें मिल जाएगा अब नेट फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ A1, यहाँ से EDA मिलेगा प्लस, और ये 0 हो जाएगा दूसरा वाला, और तीसरा मिल जाएगा मुझे EDA। ठीक है फ्रेंड्स, चूँकि A1 और A3 बराबर, उसको हम A बोल देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, नेट फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ EDA प्लस क्लोज के इंटीग्रेशन ऑफ EDA। तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ EDA। तो E क्या हम लोग का कांस्टेंट एरिया वेरी कर रहा है, तो अब इस पूरे एरिया का समाकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये DA छोटी सी एरिया है, अगर इसका समाकलन करेंगे तो मुझे उसकी पूरी एरिया मिल जाएगी। तो इसको सॉल्व करने में फ्रेंड्स हम लोग को मिल जाएगा 2A इंटू A मिल जाएगा, मतलब हमें नेट फाई मिल गया। नेट फाई कितना होगा, 2EA होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग को नेट फाई मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। और फ्रेंड्स, हमें फाई का मान तो मिल गया, बट अब यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं गॉस का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो गॉस क्या कहता है, गॉस के नियम के अनुसार हम बात करते हैं फाई की वैल्यू। ठीक, चूँकि गॉस प्रमेय के अनुसार कुल फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान कितना होगा फ्रेंड्स, उसका मान होता है Q बट्टे के एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रेंड्स, इक्वेशन 1 और 2 से ये भी हमारा फाई का मान, ये भी फाई का मान, तो मतलब ये दोनों मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब समीकरण 1 और 2 से इसको सॉल्व कर लिया जाए। समीकरण 1 और 2 से तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे 2EA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें चाहिए क्या, वैद्युत क्षेत्र E चाहिए, तो वैद्युत क्षेत्र E का मान क्या हो जाएगा, Q बट्टे के 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A मिल जाएगा। ये वैल्यू हमें मिल गई। तो फ्रेंड्स, यदि अगर हम मान लें कि हमारे पृष्ठ का पृष्ठ घनत्व, अगर हम मान लें कि माना पृष्ठीय चार्ज आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तो सिग्मा के वैल्यू, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बट्टे के A होता है। तो यहाँ से Q का मान हमें क्या मिल जाएगा, Q बराबर सिग्मा इंटू A मिल जाएगा। ले जाकर यहाँ पुटअप कर दे Q की जगह पर, तो इसलिए E की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, E की वैल्यू जब हम इसको रखेंगे तो A से 1 कट जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये हमारा ओवरऑल क्या मिल गया, अनंत विस्तार के चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई। ओके फ्रेंड्स, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई, तो अब यहाँ से हमें सॉल्व करना है इसके हेल्प से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक, इसके हेल्प से हमें क्या सिद्ध करना है, क्या प्राप्त करना है, समांतर प्लेट। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो चलिए चलते हैं, हम उस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम ये मान लेते हैं कि दो हमारे पास समांतर प्लेट है कुछ इस तरीके से, और दोनों ही अनंत विस्तार की हैं। ओके फ्रेंड्स, दोनों ही क्या है, अनंत विस्तार की प्लेटें, और दोनों क्या है, एक समान रूप से आवेशित है दोनों। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों एक समान रूप से क्या है,
आवेशित है और इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दोनों चरों के प्लेटों के बीच की दूरी हम d बोल देते हैं। तो इनकी जो धारिता होती है, जो कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है, क्या होती है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है? Q/V होता है। तो अगर इस V का मान हमें मिल जाए तो मैं C को निकाल लूँगा, और V को निकालने के लिए कहीं ना कहीं मुझे इस E का हेल्प लेना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे पता है कि V बराबर, चूँकि V बराबर क्या होता है? E इंटू डी होता है, यानी कि इनके बीच की दूरी। तो इस वैल्यू को ले जाकर यहाँ पुटअप कर ले, तो इसलिए C बराबर हो जाएगा Q/E इंटू डी हो जाएगा। C/E इंटू डी हो जाएगा। ठीक, अब E की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो E है वो इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से ही होगा। तो यहाँ पर E की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? चूँकि E इक्विवेलेंट हमें मिलेगा E1 प्लस E2। ठीक, इसकी वजह से मुझे E1 मिल जाएगा और इसकी वजह से मुझे E2 मिल जाएगा, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या होगी? बराबर। ठीक, चूँकि E1 इज इक्वल टू E2 और इसका नाम हम E रख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए E इक्विवेलेंट क्या मिल जाएगा मुझे? E इक्विवेलेंट मिल जाएगा 2 इंटू E, और चूँकि E की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं अभी, उसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो E इक्विवेलेंट हमें मिल जाएगा 2 इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट जाएगा और इस प्रकार हमें E इक्विवेलेंट मिल जाएगा। E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू ले जाकर हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं। इसलिए C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू हम लोग का मिल जाएगा Q अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ये सिग्मा कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो इस प्रकार से हमें C का मान मिल जाएगा। इस प्रकार से हमें C क्या मिल जाएगा? अभी देखें C की वैल्यू क्या थी? Q अपॉन में सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो C बराबर सिग्मा इंटू Q अपॉन हो गया अपॉन एप्सिलॉन इंटू डी हो जाएगा, अपॉन एप्सिलॉन इंटू डी हो जाएगा। और यही हमारा क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला है, और यही हमारा आंसर है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं चूँकि सिग्मा बराबर क्या होता है? सिग्मा बराबर Q/A होता है। अगर इस वैल्यू को फिर से यहाँ पुटअप कर दे तो C का मान मुझे मिल जाएगा Q अपॉन A इंटू डी। तो इससे ये कट जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या? एप्सिलॉन A/D। तो हमें मिल गया C बराबर एप्सिलॉन A/D। ठीक, और जहाँ एप्सिलॉन क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक, और इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, सॉरी 12 होता है। ठीक, इसकी वैल्यू होती है, और इसका जो मात्रक होता है वो आपका होता है, इसका मात्रक कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर।
और यहाँ पर ए जो है वो प्लेटों का क्षेत्रफल है, प्लेट का क्षेत्रफल, और डी प्लेटों के बीच की दूरी। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग का ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको यूपी बोर्ड से रिलेटेड सभी प्रकार के अपडेट मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।